कहानी न्यूयॉर्क में शुरू होती है जहां एक खुशहाल परिवार रहता है। रेचल डॉयल, उसके पति एंथनी और उनके जुड़वा बेटे एलियट और नाथन। यह फिल्म 1980 के दशक के आसपास की है। एक दुखद कार दुर्घटना के बाद सब कुछ बदल जाता है। इस दुर्घटना ने उनकी दुनिया को उलट-पुलट कर दिया। नाथन की जान चली जाती है और परिवार गहरे दुख में डूब जाता है। एलियट बच जाता है, लेकिन अब कुछ भी पहले जैसा नहीं लगता। अपने दर्द से बचने के लिए वे न्यूयॉर्क में अपना घर कम कीमत पर बेचकर फिनलैंड के एक शांत गांव में जाने का फैसला करते हैं। एंथनी मूल रूप से फिनलैंड से है और उसके परिवार का वहां एक घर था, इसलिए उन्हें उम्मीद है कि यह एक नई शुरुआत होगी। वह जगह शांत और सुंदर लगती है और ऐसा लगता है कि परिवार आखिरकार उबर पाएगा। रेचल भी धीरे धीरे उबरती दिख रही है। उनके पहुंचने के बाद एलियट इलाके का पता लगाना शुरू कर देता है, लेकिन जब रेचल देखती है कि वह भटक गया है तो वह घबरा जाती है। एक बच्चे को खोने के बाद वह बहुत ज्यादा सुरक्षात्मक हो गई है, तो अपने डर पर काबू नहीं रख पाती और एलियट को धीरे से डांटती है। अगले कुछ दिनों में उनका सामान आ जाता है और परिवार बसना शुरू कर देता है। रेचल और एलियट और भी करीब आ जाते हैं, लेकिन रेचल को घर में कुछ पुरानी तस्वीरें मिलती हैं जो उसे परेशान कर देती हैं। बाद में वह ऊपर के एक कमरे को देखती है जो एलियट को पसंद है। वह इसे अपने लिए चाहता है और रेचल इस उम्मीद में मान जाती है कि इससे उसे घर जैसा महसूस करने में मदद मिलेगी। जब रेचल एलियट से बात कर रही होती है तो वह खिड़की से देखती है कि कोई एंथनी से मिलने आया है। जब वह नीचे जाती है तो मेहमान पहले ही जा चुके होते हैं। एंथनी कहता है कि वे जल्दी चले गए क्योंकि गांव दूर है, लेकिन उन्होंने परिवार को एक स्वागत पार्टी में आमंत्रित किया है। उस रात जब रेचल एलियट को सुला रही होती है तो वो पूछता है कि क्या वह उससे उतना ही प्यार करती है जितना वह नाथन से करती थी। नाथन के सवाल पर रेचल चुप। वह केवल इतना कहती है कि नाथन अभी भी आत्मा के रूप में उनके साथ है। एलियट ने नाथन का एक खिलौना पकड़ा हुआ है और वह उसे रोकती नहीं है। नीचे जा रेचल एंथनी को एलियट के अजीब सवालों के बारे में बताती है, लेकिन एंथनी बस चाहता है कि वे यहाँ शांति से रहें। बाद में रेचल को परेशान करने वाले सपने आते हैं और वह डर कर जाग जाती है। एंथनी उसे सांत्वना देता है क्योंकि उसे चिंता है कि एलियट के साथ भी कुछ हो सकता है। वह उसे धीरे से आश्वस्त करता है। अगले दिन वे आगे बढ़ने में मदद के लिए नाथन का सामान घर के पास दफना देते हैं। एलियट खिलौना भी वापस रख देता है। फिर भी रेचल एलियट के कमरे में एक और बिस्तर लगाती है और वहां नाथन की तस्वीर रखती है ताकि उसकी यादें करीब रहें। फिर एंथनी उन्हें एक झील पर ले जाता है। एक पत्थर पर वह उन्हें एक प्राचीन हाथ का निशान दिखाता है जो किंवदंती के अनुसार इच्छाओं को पूरा कर सकता है। एलियट उस पर अपना हाथ रखता है और चुपचाप एक इच्छा मांगता है, जबकि उसके माता पिता देखते रहते हैं। इस सब के दौरान एंथनी दूर और परेशान दिखाई देता है, कुछ ऐसा जो फिल्म बाद में समझाएगी। अगले दिन परिवार घर पर होता है। एंथनी एक लेखक काम कर रहा है जबकि रेचल कपड़े सुखा रही है। उसे अचानक एलियट के कमरे से आवाजें सुनाई देती हैं, जैसे कि वह किसी से बात कर रहा हो। जब वह जांच करती है तो वहां कोई नहीं होता है, लेकिन ऐसा लगता है कि एलियट का कोई अदृश्य दोस्त है। जब वो पूछती है कि वह किससे बात कर रहा था तो एलियट जवाब देने से इनकार कर देता है और दरवाजा बंद कर लेता है, जिससे वह असहज हो जाती है। बाद में वे गांव वालों द्वारा आयोजित स्वागत पार्टी में शामिल होते हैं। रेचल से शायद ही कोई बात करता है, सिवाय एक ब्रिटिश महिला हेलेन के, जो कई सालों से वहां रह रही है। हेलेन उसे बताती है कि कई गांव वाले अंग्रेजी समझते हैं, लेकिन इसे बोलने से बचते हैं। रेचल को यह भी एहसास होता है कि गांव वाले हेलेन को ज्यादा पसंद नहीं करते हैं। फिर हेलेन सुझाव देती है कि वे निजी तौर पर बात करने के लिए बाहर चलें। और रेचल से कहती है कि जैसा लोग कहते हैं वह पागल नहीं है और उसके परिवार के लिए उसे दुख है। वह यह भी कहती है कि उसने एक बार सपने में देखा था कि रेचल के बेटे ने एक इच्छा मांगी थी और वह इच्छा सच होगी। ये अजीब टिप्पणियां रेचल को भ्रमित कर देती हैं। तभी एंथनी और गांव का डॉक्टर उसे ढूंढते हुए आते हैं और उसे वापस अंदर ले जाते हैं। क्योंकि रेचल और एंथनी की शादी फिनलैंड में नहीं हुई थी, इसलिए गांव वाले चाहते हैं कि वे एक स्थानीय अनुष्ठान का पालन करें। दोनों को एक झूले पर एक साथ बैठना होगा। रेचल को यह पसंद नहीं है, लेकिन एंथनी के लिए मान जाती है। झूल के समय वह घबरा जाती है। उसे लगता है कि एलियट कहीं भटक सकता है या गायब हो सकता है। एंथनी के उसे सांत्वना देने पर वह रोने लगती है।
और गांव वाले चारों ओर इकट्ठा हो जाते हैं। बाद में घर पर एंथनी उसे अनुष्ठान के बारे में न बताने के लिए माफी मांगता है। रेचल फिर पूछती है कि क्या उसने इलियट के व्यवहार में बदलाव देखा है, क्योंकि उसे लगता है कि उनके यहाँ आने के बाद से वह बदल गया है। एंथनी उसे बताता है कि वह ज्यादा सोच रही है और इलियट बस बड़े बदलावों से गुजर रहा है। जब रेचल हेलेन की बातों का जिक्र करती है तो वह कहता है कि उसे गंभीरता से न ले, क्योंकि गांव वाले हेलेन को एक सनकी मानते हैं। वो उसे इलियट के कमरे से नेथन का बिस्तर और सामान हटाने की भी सलाह देता है। रेचल इसके बजाय सुझाव देती है कि एंथनी इलियट के साथ अधिक समय बिताए। अगले दिन रेचल और इलियट खेलते हैं, जबकि एंथनी लिखने की कोशिश करता है लेकिन भावुक हो जाता है। वह अकेले टूट जाता है, नेथन की तस्वीरें देखता है और उसे बहुत याद करता है। बाद में रसोई में रेचल इलियट को परेशान करने वाली तस्वीरें बनाते हुए देखती है। चिंतित होकर वह उसे फिर से ऐसी तस्वीरें न बनाने के लिए कहती है। रात में इलियट अपना बिस्तर छोड़कर नेथन के बिस्तर में सो जाता है। रेचल को फिर एक और अजीब बुरा सपना आता है। वह जागती है, दूध पीती है जिसका स्वाद खराब होता है और उसे थूक देती है। उसे लगता है कि वह इलियट को बाहर देखती है। घबराहट में बाहर भागती है लेकिन उसे कोई नहीं मिलता। बस नेथन का बिना आवाज के चीखता हुआ एक दृश्य दिखाई देता है। यह बस एक और सपना है। जब वह जागती है तो वह इलियट को फिर से नेथन के बिस्तर में पाती है और उसे वापस ले जाती है। लेकिन जब वह उसे इलियट कहती है तो वह जवाब देता है, मैं इलियट नहीं हूँ, मैं नेथन हूँ। इलियट चला गया है। अगले दिन डरी हुई रेचल एंथनी को बताती है। उसका मानना है कि यह बदलाव उनके यहाँ आने के बाद शुरू हुआ, शायद स्वागत पार्टी के बाद। लेकिन एंथनी अभी भी यह मानने से इनकार करता है कि कुछ भी गलत है। एंथनी रेचल को इलियट पर चिल्लाते हुए सुनता है, लेकिन फिर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं देता। उसका दिल टूट चुका है और वह अपने में सिमट गया है। रेचल के अनुरोध पर वे इलियट को गांव के डॉक्टर के पास ले जाते हैं। डॉक्टर जोर देकर कहता है कि इलियट ठीक है और कहता है कि असली मुद्दा उनकी त्रासदी और इस नई जगह आने के बाद रेचल की प्रबल भावनाएं हैं। रेचल को उस पर या इस गांव में किसी पर भी भरोसा नहीं है, इसलिए वह गुस्से में चली जाती है। यहाँ आने के बाद से उसे लगा है कि गांव वाले उसे अजीब तरह से घूर रहे हैं। असहाय महसूस करते हुए वह गांव को समझने और यह जानने के लिए कि इलियट क्यों बदल गया है हेलेन के घर जाती है। हेलेन बताती है कि वह धार्मिक है और यह गांव प्राचीन मूर्ति पूजक परंपराओं का पालन करता है। यही बात उसे और उसके पति को यहाँ ले आई। यहाँ कोई चर्च नहीं है और जब भी कोई इसे बनाने की कोशिश करता है तो उसे जला दिया जाता है। जब रेचल पूछती है कि यह इलियट से कैसे जुड़ा है तो हेलेन कहती है कि यहाँ सब कुछ जुड़ा हुआ है। वह बताती है कि कैसे गांव गोलाकार आकृतियों से भरा है, खेत, फार्म, रास्ते, यहाँ तक कि झील भी। और रेचल को पुरानी तस्वीरें और नक्शे दिखाती है जहाँ ये सभी वृत्त उस बलि की चट्टान की ओर ले जाते हैं जहाँ रेचल पहले ही जा चुकी है। रेचल भ्रमित है, लेकिन हेलेन के संकेत बताते हैं कि यह भूमि किसी काली शक्ति से जुड़ी हो सकती है और वृत्त का प्रतीक उसी का है। हेलेन फिर अपनी बात स्पष्ट रूप से समझाती है। जब इलियट ने अपना हाथ चट्टान पर रखा और एक इच्छा मांगी तो वह शायद सच हो गई और एक बच्चे के रूप में उसने शायद नेथन के वापस आने की कामना की थी। हेलेन का मानना है कि काली शक्ति, शैतान, अब रेचल के बेटे को चाहती है। रेचल उसकी बात मानने से इनकार कर देती है और जाने की कोशिश करती है, लेकिन हेलेन चेतावनी देती है कि रेचल पहले ही संकेत, अजीब सपने और दृश्य देख चुकी है। उन्हें नजरअंदाज करने से सब खतरे में पड़ जाएंगे। फिर भी रेचल चली जाती है। वह देर से घर जाती है और एंथनी से झूठ बोलती है, कहती है कि वह खो गई थी। उस रात हेलेन अपने घर में किसी की मौजूदगी महसूस करके जाती है। वह डरी हुई है, हालांकि फिल्म में यह नहीं दिखाया गया है कि क्या हुआ। अगले दिन हेलेन फिर से रेचल से मिलने आती है और जोर देकर कहती है कि उसका बुरा सपना एक चेतावनी थी और बताती है कि उसके पति के साथ क्या हुआ था, यह संकेत देते हुए कि एक बुरी शक्ति ने उस पर कब्जा कर लिया और उसे नष्ट कर दिया। वह रेचल से कहती है कि इस भूमि में अंधेरे को नजरअंदाज न करे। रेचल को अभी भी उस पर शक है, लेकिन वह बेचैन महसूस करती है। हेलेन अपने पति की एक तस्वीर दिखाती है और उसका चेहरा धुंधला दिखाई देता है। जब रेचल पूछती है कि वह बुरी शक्ति एलिट से क्या चाहती है तो हेलेन कहती है, सब कुछ। ये शब्द रेचल को बहुत परेशान कर देते हैं। वह एलियट पर शक करने लगती है और उसकी तस्वीरें लेती है। एलियट इससे चिढ़ जाता है। रेचल तस्वीरों को डेवलप करवाने के लिए ले जाती है, कुछ अजीब होने की उम्मीद करते हुए।
उस रात एलियट उससे बहस करता है, कहता है पापा मुझसे प्यार नहीं करते, वह सिर्फ नेथन से प्यार करते थे। रेचल उसे शांत करने की कोशिश करती है, लेकिन उसके हाथों पर मिट्टी दिखती है। उसे एहसास होता है कि उसने नेथन का वह खिलौना खोदकर निकाला है जिसे उसने दफनाया था। डरी और गुस्से में वह खिलौना पकड़ती है और उसे जला देती है। बाद में रेचल और एंथनी नेथन के बारे में बात करते हैं और भावुक हो जाते हैं। रेचल मानती है कि कभी कभी उसे लगता है कि यह उनकी सजा है, और जब नेथन की मृत्यु हुई तो उसके एक छोटे से हिस्से को राहत महसूस हुई थी। अब उसे लगता है कि वह एक बुरी माँ है। एंथनी उसे गले लगाकर सांत्वना देता है। उसी समय हेलेन को एक और बुरा सपना आते हुए दिखाया गया है। उस रात रेचल एलियट के बुलाने पर जाग जाती है। वह उसे अपने पीछे आने के लिए कहता है क्योंकि नेथन उससे बात करना चाहता है। डरी हुई रेचल पीछे पीछे जाती है। एलियट एक आईने के सामने एक मोमबत्ती जलाता है और नेथन का नाम दोहराता है। मोमबत्ती अजीब तरह से प्रतिक्रिया करती है। एलियट उसे बताता है कि नेथन वहां है और उससे मिलना चाहता है। रोते हुए रेचल पूछती है कि क्या नेथन उसे देख सकता है, और एलियट उसे आईना उठाने के लिए कहता है। इस बीच हेलेन को फुसफुसाते हुए ऐसा मत करो कहते देखा जाता है, मानो वह जो हो रहा है उससे जुड़ी हो। जब रेचल आईना उठाती है तो उसे 2 हाथ दिखाई देते हैं। घबराकर वह उसे गिरा देती और वह टूट जाता है। अचानक बत्तियां जल जाती हैं और एंथनी कई गांव वालों के साथ दिखाई देता है। एंथनी एक परेशान करने वाली बात कहता है कि उन्हें एलियट की जरूरत सिर्फ इसलिए थी ताकि वे नेथन को वापस ला सकें। एलियट गायब हो जाता है और रेचल बेबसी से रोती है। फिल्म सब कुछ साफ साफ नहीं दिखाती, लेकिन ऐसा लगता है कि पूरा गांव इसमें शामिल है। अगले दिन रेचल अजीब तरह से सामान्य व्यवहार करती है और एलियट उनके साथ होता है। वे शहर जाते हैं और रेचल अपनी खींची हुई तस्वीरें उठाती है, केवल यह पता लगाने के लिए कि एलियट किसी भी तस्वीर में दिखाई नहीं दे रहा है। घबराकर वह हेलेन को यह बताने के लिए ढूंढने जाती है कि उसने क्या देखा। रेचल हेलेन से कहती है कि अब वह उस पर विश्वास करती है। हेलेन जवाब देती है कि इसका मतलब है कि रेचल का बेटा पहले से ही बुरी शक्ति के साथ है और उसकी शक्ति के आगे घुटने टेकने के अलावा वह कुछ नहीं कर सकती। रेचल पूछती है कि क्या करना होगा, और हेलेन कहती है मुझे अपने बेटे के पास ले चलो। जैसे ही वे निकलते हैं एंथनी छिपकर उन्हें देखता है। रास्ते में हेलेन कहती है कि उन्हें सूर्योदय से पहले फादर वसीली के पास पहुंचना होगा, वही एकमात्र व्यक्ति है जो मदद कर सकता है। चल बताती है कि उसके सपने ने दिखाया कि शैतान ने एंथनी पर कब्जा कर लिया है, लेकिन हेलेन कहती है कि कब्जा इतनी जल्दी नहीं होता। उसके पति के मामले में शैतान को कब्जा जमाने में सालों लग गए। जब रेचल एक अदला बदली का जिक्र करती है तो हेलेन अचानक समझ जाती है कि सब कुछ इतनी जल्दी क्यों हो रहा है। शैतान नेथन के रूप में लौट रहा है। नेथन को मरना पड़ा ताकि शैतान उसके मांस का उपयोग कर सके, और इस दुनिया में पूरी तरह से प्रवेश करने के लिए उसे दोनों जुड़वा बच्चों की जरूरत है। उसके बाद वह रेचल को अपनी नई मां बनाने की कोशिश करेगा। रेचल बहुत डर जाती है। जब वे घर पहुंचते हैं तो रेचल जल्दी से हेलेन को एलियट के कमरे में ले जाती है, लेकिन जैसे ही हेलेन एलियट को देखती है उसका चेहरा पीला पड़ जाता है और वह रेचल से कहती है बीमार तुम हो। हेलेन घबरा जाती है और जाने की कोशिश करती है, लेकिन एंथनी अचानक कई गांव वालों के साथ आ जाता है। जब रेचल पूछती है कि क्या हो रहा है तो वह उसे चिंता न करने के लिए कहता है वे मदद के लिए वहां हैं। हेलेन अपनी बंदूक निकालती है, लेकिन गांव वाले उस पर हावी हो जाते हैं और रेचल को भी पकड़ लेते हैं। डॉक्टर रेचल को इंजेक्शन लगाता है और हम हेलेन का सिर देखते हैं, जिससे पुष्टि होती है कि उसे मार दिया गया है। जब रेचल जागती है तो वह झील के किनारे कई महिलाओं के बीच सफेद कपड़ों में होती है। एलियट एक ताबूत में लेटा हुआ है जबकि एंथनी एक अनुष्ठान की तैयारी करता है। पूरा गांव देखता है कि कैसे एंथनी अपने बेटे की बलि चढ़ा देता है और राहेल बेबसी से रोती रह जाती है। फिर राहेल को एलियट का खून पीने के लिए मजबूर किया जाता है। कुछ ही पलों में वह गर्भवती हो जाती है और गांव वाले उसके पेट पर निशान लगा देते हैं, यह दिखाते हुए कि शैतान उसके जरिए फिर से जन्म लेगा। बाद में वे उसे झील में फेंक देते हैं। अगले दिन राहेल अपने कमरे में बंद जागती है, लेकिन भाग निकलती है और एंथनी और डॉक्टर को एक अंतिम निर्णय पर चर्चा करते हुए सुन लेती है। एलियट की आवाज का पीछा करते हुए वह उसे एक बक्से के अंदर बंधा हुआ पाती है और उसके साथ भाग जाती है। एंथनी उसे देख लेता है और जंगल में उसका पीछा करता है। भागते समय एलियट अचानक गायब हो जाता है। राहेल सदमे में रुक जाती है और एंथनी उसे पकड़ लेता है। राहेल भागने की कोशिश करती है और एंथनी पर पत्थर से हमला करती है। एंथनी अचानक शांत हो जाता है और उसे कहता है कि वह उसे मार दे, वह हर चीज से थक गया है।
राहेल ऐसा नहीं कर पाती। वह एलियट के पास दौड़ती है और उसे गले लगा लेती है। फिर एंथनी चौंकाने वाला सच बताता है, हमारे कभी जुड़वा बच्चे नहीं थे। एलियट असली नहीं है। उस दिन हमने अपना इकलौता बेटा खो दिया था। यही असली मोड़ है। उनके कभी जुड़वा लड़के नहीं थे, केवल एक बच्चा था, नाथन। एंथनी मानता है कि उस दिन उसने शराब पी रखी थी, लेकिन राहेल भी गुस्से में घर से निकली थी और उसने खुद ही दुर्घटना की थी। वह हमेशा मानती थी कि दुर्घटना एंथनी की वजह से हुई थी, लेकिन सच यह है कि यह उसके अपने ध्यान भटकने के कारण हुई थी। उस दिन नाथन की मौत हो गई और राहेल पूरी तरह टूट गई। वह इस नुकसान को स्वीकार नहीं कर सकी, इसलिए उसके दिमाग ने एक वैकल्पिक वास्तविकता बना ली, एक ऐसी दुनिया जहां उसके 2 बेटे थे, नाथन और एक काल्पनिक जुड़वा, एलियट। इस दुनिया में नाथन मर जाता है, लेकिन एलियट बच जाता है। एलियट केवल राहेल के दिमाग में मौजूद है, उसे कोई और नहीं देख सकता। इसलिए हेलेन घबरा गई और कहा, तुम बीमार हो, क्योंकि कमरे में कोई बच्चा नहीं था। एंथनी राहेल की हालत से वाकिफ था, लेकिन जब उसने देखा कि एलियट उसे जीने की वजह दे रहा है, तो उसने इस भ्रम का समर्थन किया। हालांकि शहर में लोगों ने राहेल को खुद से बातें करते देखा और उन्हें मानसिक बीमारी का शक हुआ। उसे एक मानसिक अस्पताल भी जाना पड़ा। इसलिए एंथनी उसे उस गांव में ले आया जहां हर कोई पहले से ही उसकी हालत जानता था और उससे सवाल करने से बचता था, इस उम्मीद में कि वह सुरक्षित और स्थिर महसूस करेगी। एंथनी को उम्मीद थी कि राहेल आखिरकार अपने आप ठीक हो जाएगी, और गांव वाले चुपचाप उसका समर्थन कर रहे थे। कभी कोई असली शैतान या कब्जा नहीं था, लेकिन राहेल की मानसिक स्थिति बिगड़ती जा रही थी। उसने एंथनी को दुश्मन के रूप में देखना भी शुरू कर दिया था, जबकि एलियट की काल्पनिक आवाज जोर देती रही, वह झूठ बोल रहा है, मैं यही हूं। एक पल के लिए ऐसा लगा कि वह हकीकत में लौट रही है, और एंथनी को उम्मीद महसूस हुई। लेकिन फिर वह एलियट को फिर से देखती है, जो उसे भागने की गुहार लगा रहा है, और वह एक बार फिर भाग जाती है। राहेल एक अनाज की फैक्ट्री में पहुंचती है। एलियट पूछता है कि क्या वह मानती है कि वह असली है, और वह जवाब देती है, तुम मेरे बेटे हो। एंथनी आता है और उससे यह समझने की गुजारिश करता है कि एलियट मौजूद नहीं है। वह मना कर देती है। उसके भ्रम को तोड़ने के लिए एंथनी एक लीवर खींचता है, जिससे उस जगह पर अनाज का बड़ा बहाव छोड़ दिया जाता है जहां राहेल को लगता है कि एलियट खड़ा है। घबराकर राहेल एंथनी को धक्का देती है। वह गिरता है और तुरंत मर जाता है। वह पागलों की तरह अनाज के ढेर में एलियट को खोजती है, लेकिन फिर आखिरकार उसे सच्चाई का एहसास होता है। एंथनी सही था, और उसके भ्रम ने अब उसे न केवल उसका बेटा बल्कि उसका पति भी छीन लिया है। जहां तक हेलेन की बात है, वह भी मानसिक रूप से अस्थिर थी। इस गांव में अपने पति की मृत्यु के बाद उसके सदमे ने उसे विश्वास दिलाया कि यह जगह काली ताकतों से जुड़ी हुई है। उससे मिलने से राहेल का नाजुक दिमाग और भी गहरे खतरे में पड़ गया। अंतिम दृश्य में एंथनी के अंतिम संस्कार के बाद राहेल को शहर छोड़ने की तैयारी करते हुए दिखाया गया है। वह अपनी कार में बैठती है, अजीब तरह से शांत दिख रही है। फिर कार के अंदर वह एंथनी, नाथन और एलियट को अपने साथ बैठा हुआ देखती है। राहेल उन्हें देखकर मुस्कुराती है, जिससे पता चलता है कि उसका पागलपन और भी बढ़ गया है। अब उसने अपने पूरे परिवार को जिंदा और अपने साथ होने की कल्पना करना शुरू कर दिया है। यहीं पर फिल्म खत्म होती है। किसी परिजन को खोना ऐसा दर्द छोड़ जाता है जो सच में कभी पूरी तरह नहीं मिटता। एचल की तरह ही वह व्यक्ति अब भले ही मौजूद न हो, लेकिन वह यादों में जीवित रहता है। यह फिल्म बेहद दुखद है, खासकर उनके लिए जिन्होंने ऐसी हानि का अनुभव किया है।